बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस ऑफ आईटी। और आज हम बात करेंगे अपने लेक्चर नंबर 10 की, विच इज़ रिकर्जन। रिकर्जन एक्चुअली होती क्या है पाइथन में, तो हम देखते हैं इसकी सबसे पहले तो डेफिनेशन। पाइथन ऑल्सो एक्सेप्ट्स फंक्शन रिकर्जन विच मीन्स अ डिफाइंड फंक्शन कैन कॉल इटसेल्फ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक फंक्शन अपने ही आप को जो है वो कॉल कर रहा हो, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं रिकर्जन। अब सवाल ये है कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है उस वक्त जब हमारे पास कोई भी रिकर्सिव एलिमेंट मौजूद हो, या कोई ऐसा एलिमेंट जो कि अगेन एंड अगेन कॉल हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मैथ्स की बात करें, तो अगर मैं मैथ्स में ये कहती हूँ कि जनाब मुझे मालूम करना है 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर फैक्टोरियल का फंक्शन अपने ही डोमेन में अगेन कॉल हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं 4 फैक्टोरियल की बात करूँ, तो इट्स इक्वल टू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल का फंक्शन अगेन एंड अगेन कॉल हो रहा है। तो ऐसी कोई चीज़ जो कि रिकर्सिव हो इन नेचर, तो उसको हम इस्तेमाल करने के लिए पाइथन का रिकर्जन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये कॉमन मैथमेटिकली जो है वो इस तरह की एग्जांपल्स होती हैं। इसी तरह से हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं, लाइक मैथमेटिकली मेरे पास अगर मैं ये करती हूँ तो मेरे पास आंसर कुछ इस तरह का आता है 3.33 एंड सो ऑन। ये कहानी हमारी चलती जाएगी। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन जो कि रिकर्सिव फंक्शन हो, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम पाइथन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके अलावा पाइथन के रिकर्जन फंक्शन के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसको हम आगे देखने वाले हैं। अगर हम ये देखें कि जनाब लूप भी तो हम इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं जो अगेन एंड अगेन रन करता है। दैट्स राइट, लूप को हम बिल्कुल इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं, बट देयर इज़ अ डिफरेंस कि फंक्शन के अंदर जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो एक अलग नेम स्पेस बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब अगेन वो कॉल होता है फिर वो एक अलग नेम स्पेस बन जाता है। तो इस तरह से होता क्या है कि दोनों चीज़ें आपस में मतलब इंटरफेयर नहीं करती, और एक दूसरे के साथ वर्क करते हुए वो एक्यूरेट रिजल्ट्स देती हैं। जबकि लूप के अंदर ऐसा नहीं होता। लूप के अंदर जो है वो हम एक ही नेम स्पेस में रहते हुए अगेन एंड अगेन सिर्फ साइकिल जो है वो घूम रही होती है। बट फंक्शन जो है वो रिकर्जन में थोड़ा सा यही डिफरेंस है कि जब हम फंक्शन रिकर्जन की बात करते हैं तो फंक्शन रिकर्जन जो है वो टोटल फंक्शन को कॉल करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। हमारे पास फंक्शन रिकर्जन जो है पाइथन का, उसके हमारे दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ बेस केस एंड सेकेंड वन इज़ रिकर्सिव कॉल। बेस केस की अगर हम बात करें, चूँकि मैंने कहा कि फंक्शन अपने ही आपको कॉल कर रहा है, दैट मीन्स कि ये साइकिल तो चलती जाएगी। सो वी नीड टू डिफाइन अ स्टॉपिंग कंडीशन। ठीक है, स्टॉपिंग कंडीशन हमें डिफाइन करना। अब ज़रूरी नहीं है कि ये स्टॉपिंग कंडीशन एक ही हो, ये एक से ज़्यादा भी हो सकती है स्टॉपिंग कंडीशन। ठीक है, अब हम रिकर्सिव कॉल की बात करते हैं। रिकर्सिव कॉल क्या है? रिकर्सिव कॉल आपको बताती है जनाब कि आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होते हुए हम किस तरह से बेस केस तक जाएंगे ताकि हमारा ये फंक्शन स्टॉप हो सके। आगे हम देखते हैं अपनी एक अदद एग्जाम्पल, रिकर्शन विदाउट अ बेस केस। अच्छा, हमारे पास जो है वो फंक्शन को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं और उसको रिकर्सिव कॉल बना रहे हैं, तो इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं कि या तो ये विथ बेस केस होगी, यानी एक एंड पॉइंट उसमें मौजूद होगा, या फिर विदाउट बेस केस होगी। अगर हम ऐसा कोई फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम बेस केस प्रोवाइड नहीं करते, यानी रिकर्सिव फंक्शन अगर हो विदाउट अ बेस केस, तो उस कंडीशन में क्या होगा। सो लेट्स हैव एन एग्जाम्पल। यहाँ पर जो है वो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है, दैट इज़ काउंट डाउन, और n जो है वो मेरा है आर्ग्यूमेंट जो कि मैंने इसमें पास किया है। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक स्टेटमेंट दी प्रिंट n, और फिर अगेन जो है वो मैंने फंक्शन के अंदर रहते हुए फंक्शन को कॉल कर लिया है, दैट इज काउंट डाउन n-1। ठीक है, अब ये जो है ये बन गया है मेरा रिकर्सिव कॉल। लेकिन अगर मैं देखूं कि यहाँ पर एक्चुअली ख़त्म कहाँ पर करना है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर है मिसिंग। ठीक है, तो मुझे ये नहीं पता कि मुझे स्टॉप कहाँ पर करना है। जब अब ये फंक्शन हमारा रन करेगा, लेट्स सपोज कि मैं इसको यहाँ से जो है वो इनिशिएट करती हूँ, मैं इसको देती हूँ काउंटडाउन 5। ठीक है, ये काउंटडाउन 5 से स्टार्ट होता है। तो ये काउंटडाउन 5 की कहानी जो है वो मेन नेम स्पेस में क्रिएट होती है। जब n की वैल्यू 5 होती है, एक और एक जो है वो आपके पास नेम स्पेस क्रिएट होता है काउंटडाउन का, और उसमें प्रिंट होगा 5। अगेन काउंटडाउन फिर क्या हो जाएगा, 5-1 दैट बिकम्स 4, और फिर ये 4 का नेम स्पेस क्रिएट होगा। ठीक है, फिर अगेन 3 का होगा, फिर 2 का होगा, फिर 1 का होगा, एंड द लूप गोज ऑन।
ठीक है। तो थियोरेटिकली हम ये कहते हैं कि जनाब ये फंक्शन जो है वो अगेन एंड अगेन चलता जाएगा, बट वी नो कि जब भी हमारे पास कोई भी नेम स्पेस क्रिएट होता है लाइक दिस एंड लाइक दिस, तो ये एक मेमोरी और कंप्यूटेशन दोनों चीज़ों को कंज्यूम करता है। तो थियोरेटिकली तो हम ये कहते हैं कि ये इनफाइनाइट टाइम्स जो है वो चलता जाएगा, बट दैट डज नॉट हैपेंस। ठीक है, होता ये है कि जब हमारे पास जो भी एलोकेटेड मेमोरी है जो कि हमने इस फंक्शन के लिए असाइन किया है, मेरे पाइथन इंटरप्रेटर ने इस फंक्शन के लिए जो भी मेमोरी इस असाइन कर दी है, जैसे ही वो मेमोरी फिनिश होती है तो क्या होगा, मेरे पास ये लूप ब्रेक होगा, लेकिन वो एक मेमोरी एरर सा देगा। यहाँ पर आप देखें रिकर्जन एरर आ रहा है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीडेड व्हाइल पिकिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि एक जो है हमारे पास रिकर्जन का एरर आ रहा है, और चूंकि हम मैक्सिमम डेप्थ तक जा चुके हैं और अब मजीद मेमोरी हमारे पास है नहीं, ठीक है, हमने सारी मेमोरी इस्तेमाल कर ली उस फंक्शन को वर्क करने के लिए। बट नाउ स्टोरेज एरर के तौर पर जो है वो आपका ये एक एरर आ रहा है, और इसके बाद क्या होगा कि हमारा कोई भी ऐसा फंक्शन जो कि रिकर्सिव हो और उसमें बेस केस मौजूद ना हो, तो वो इस तरह से स्टॉप होगा। अब हम बात करते हैं अपने उन फंक्शंस की जिसमें हमारे पास बेस केस इंक्लूडेड हो। लाइक मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ काउंटडाउन एन, और यहाँ पर मैंने अपना बेस केस प्रोवाइड किया है। मैं ये कहती हूँ कि अगर n इक्वल्स टू 0 हो जाए तो आपने प्रिंट कर देना है लॉन्च और रिटर्न कर लेना है, यानी कि ये फंक्शन क्लोज कर देना है, ठीक है। ये जो 3 स्टेटमेंट है ये है मेरा बेस केस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और स्टेटमेंट मैंने अपने फंक्शन में दिया है, दैट इज प्रिंट, और फिर जो है वो मैं अपना रिकर्सिव कॉल देती हूँ, मेरा रिकर्सिव कॉल यहाँ पर है, ठीक है। साथ में अब जो है वो हमारा, अगर हम वर्किंग के हिसाब से बात करें तो मेरा ये फंक्शन जो है वो स्टार्ट होगा कुछ यहाँ से, दिस विल बिकम माई स्टेप नंबर 1। जैसे ही मैं स्टेप नंबर 1 पर जाऊँगी, ये आर्ग्यूमेंट जो है वो पहुँच जाएगा जनाब इस फंक्शन को डिफाइन करने, और जब हम इस फंक्शन के अंदर आएंगे तो हम चेक करेंगे क्या n की वैल्यू 3 है, क्या n की वैल्यू 0 है, नहीं है। दैट मीन्स ये पूरा लूप जो है यानी बेस केस स्किप हो जाएगा और हम इस पर आ जाएंगे प्रिंट n, ठीक है। जब हम प्रिंट n करेंगे तो आपके पास एक आउटपुट 3 आ जाएगा, सही है। फिर क्या होगा, काउंटडाउन n-1 दैट इज 3-1, इट विल बिकम 2 होने के बाद ये अगेन इस पर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और फिर दोबारा यही होगा, n इक्वल्स टू 0 चेक किया जाएगा, नहीं है तो फिर हम आगे चलेंगे प्रिंट करेंगे n, तो आपके पास एक आउटपुट आ जाएगा 2 और फिर जो है वो आप इसको इस तरह से आप देखें चलता जाएगा। ये कब तक चलेगा, ये उस वक्त तक चलेगा जब तक हमारे पास n की वैल्यू 0 ना आ जाए, ठीक है। तो अगर हम नेम स्पेस के हिसाब से देखें तो एक तो हमारे पास मेन नेम स्पेस क्रिएट होगा, फिर n इक्वल्स टू 3 का नेम स्पेस होगा, फिर n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 0 का। n इक्वल्स टू 0 पर जाने के बाद हमारा जो फंक्शन है उसका बेस केस रन करेगा, और रन करने के बाद रिटर्न करेगा। जब ये सारी चीज़ें रिटर्न करेगा तो रिटर्न हम वहाँ पर करते हैं जहाँ से फंक्शन कॉल किया जाए। तो फंक्शन काउंटडाउन 0 जो है वो कॉल हुआ था यहाँ से, ठीक है। तो ये रिटर्न की वैल्यू यहाँ पर आएगी अगेन वापस। जैसे ही ये वापस आएगी तो ये पीछे वाला नेम स्पेस चूँकि इसका फंक्शन कंप्लीट हो चुका, ठीक है, तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब ये काउंटडाउन 0 पर वैल्यू आई, फिर इसने अगेन वापस दिया, काउंटडाउन 0 ने अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो इसको वापस दिया, और फिर अगेन ये काउंटडाउन 1 ने इसको वापस दिया, और फिर ये वापस जो है जहाँ से इनिशियली कॉल हुआ था वहाँ पर आ गए, और पीछे के सारे नेम स्पेसेस क्या हो गए, डिस्कार्ड हो गए। ओके, अब हम अपनी एक और एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल में मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया डिजिट प्रिंट का, और यहाँ पर प्रिंट का एक अदद फंक्शन है और इफ की स्टेटमेंट है जो कि हमारे पास बेस केस है, ठीक है। और ये जो है वो फंक्शन रिकर्सिव कॉल है, दिस इज़ माय रिकर्सिव कॉल, ये है आपका बेस केस, ठीक है। और अब मैं इस फंक्शन को रन करने के लिए यहाँ पर अपनी जो है वो कमांड दे रही हूँ। तो एग्जीक्यूशन यहाँ से हमारी स्टार्ट होगी, और जब मैं 5642 ये मैंने स्टेटमेंट दिया। अच्छा, मुझे करना क्या है, इन्होंने ये कहा आप एक रिकर्सिव फंक्शन बनाएं जिसमें आपने डेसिमल नंबर डिजिट वाइज पुट करने हैं, और ठीक है। अच्छा, डेसिमल नंबर अगर हमें डिजिट वाइज पुट करना है तो दैट मीन्स मुझे आउटपुट में चाहिए कुछ इस तरह से, ठीक है।
इस आउटपुट को लेकर आना है मुझे कहाँ से जनाब, 5642 से। इसका इजी सॉल्यूशन जो है वो मेरे पास ये है कि मैं इसे 10 से डिवाइड कर दूँ। जब मैं इसे 10 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास ये जो है वो आपका कोफिशिएंट बन जाएगा और रिमाइंडर में मेरे पास 2 बच जाएगा। फिर जब अगेन इस कोफिशिएंट को मैं 10 से डिवाइड करूँगी तो क्या हो जाएगा, ये मेरे पास कोफिशिएंट बन जाएगा और रिमाइंडर मेरे पास 4 बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास अगर मैं ये करूँ कि इसको 10 से डिवाइड करते जाऊँ और अपने रिमाइंडर को प्रिंट कराते जाऊँ तो ये वाला काम हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो मैंने यही किया, ये है मेरा जनाब फंक्शन और ये मुझे करना है डिवाइड बाय 10। जो भी चीज़ मेरे पास रिमाइंडर बच रही है उसे मुझे जो है वो प्रिंट करना है, ठीक है। अच्छा, और ये उस वक्त तक करना है जब तक n जो है वो ग्रेटर देन 10 हो, तब तक हम करेंगे, सही है। अब जब ये फंक्शन रन करता है, पहले मेन नेम स्पेस क्रिएट होता है, फिर n की एक वैल्यू जाती है, उसे हम 10 से डिवाइड करते हैं, जो हमारा रिमाइंडर आता है उसे हम प्रिंट करते हैं। फिर जो बाकी चीज़ें बचती हैं कोफिशिएंट में, वो अगेन n की वैल्यू बन जाती हैं। फिर वो दोबारा एक और नेम स्पेस क्रिएट होता है इस रिस्पेक्टिव n के साथ, और फिर ये 10 से डिवाइड होता है, जो रिमाइंडर बचता है वो प्रिंट हो जाता है, जो कोफिशिएंट बचता है वो n बन जाता है और n बन के दोबारा आ जाता है इस फंक्शन में। और फिर ये इसी तरह से सॉल्व होता है अंटिल जब हमारे पास n इक्वल्स टू 5 हो। n इक्वल्स टू 5 होता है तो हमारे पास बेस केस की कंडीशन ट्रू हो जाती है। जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास ये फंक्शन क्या करता है, रिटर्न कर देता है, प्रिंट करता है 5 को और फिर रिटर्न कर देता है। ये रिटर्न करता है उसको जहाँ से इसको कॉल किया गया, फिर ये रिटर्न करता है उसको जहाँ से इसको कॉल किया गया, और इस तरह से सारी वैल्यूज़ जो है वो बैक आ जाती हैं और ये सारी मेमोरीज जो है वो सारे जो नेम स्पेसेस है और इनकी जो मेमोरी वगैरह की कंजम्पशन है ये सारी ख़त्म हो जाती है। और मेन नेम स्पेस है जहाँ पर आपको फंक्शन कॉल किया गया था, वहाँ पर एग्जीक्यूशन एंड होता है और आपको ये सारा जो है वो आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन जो है वो वर्क करते हैं। मज़ीद हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैंने जो है वो एक फंक्शन बनाना है और कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल की हम लोगों ने अभी स्टार्ट में जो है वो एक एग्जांपल ली थी कि अगर 5 फैक्टोरियल है दैट मीन्स इट इज़ इक्वल्स टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, सही है। तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया और इसमें मैंने जो बेस केस है यानी जो एंड पॉइंट है वो मैंने ये बताया है, रिटर्न करना है आपने ये वाली वैल्यू, और रिटर्न में ही जो है वो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को अगेन कॉल हो गया, दैट इज़ रिकर्सिव कॉल, सही है। जब ये फंक्शन रन होगा तो क्या होगा जनाब, सबसे पहले जो है वो मेन नेम स्पेस में एक फंक्शन बनेगा दैट इज़ फैक्ट, एन की वैल्यू जो मैंने दिया यहाँ पर 3, और यहाँ से जो है वो एन की वैल्यू आई 3। जो भी हमारा फंक्शन है उसने रन किया, रन करने के बाद चूँकि ये पूरा रन नहीं कर सका क्योंकि अगेन इसके अंदर एक रिकर्सिव कॉल था मौजूद, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई 2, और फिर ये भी रन नहीं कर सका और अगेन ये चला गया दूसरे नेम स्पेस में क्योंकि इसके अंदर भी रिकर्सिव फंक्शन मौजूद है, एन की वैल्यू आ गई 1। फिर अगेन ये इस तरह से हुआ और फिर जो है वो हमें ये पता चला कि जनाब एन की वैल्यू फाइनली 0 आ गई और बेस केस जो है वो ट्रू हो गया है। जब हमारा बेस केस ट्रू हो गया तो हमने क्या किया जनाब, रिटर्न करना शुरू किया वैल्यू, एन की वैल्यू चूँकि अब 0 आ चुकी है एंड वी नो दैट 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, तो ये रिटर्न आया जनाब, 1 की एक वैल्यू हमारे पास रिटर्न आई। फिर इस फंक्शन को हमने रन किया और फिर जो है वो 1 की वैल्यू आई, 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1, और फिर जो है ये 1 की वैल्यू चूँकि यहाँ पर आ चुकी है 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 एंड देन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6, तो हमारे पास 3 फैक्टोरियल की जो है वो वैल्यू आ गई 6, दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 टू 6 एंड इंटू 1, सही है। तो 3 फैक्टोरियल हमारे पास इस तरह से जो है वो वैल्यू इसकी बनी 6। आगे देखते हैं हमें रिकर्जन एक्चुअली इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसको हमने थोड़ा सा इनिशियली अपने डेफिनेशन के साथ देखा था कि रिकर्जन को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। कॉम्प्लेक्स आइटरेटिव फंक्शंस के लिए हम सबसे ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर आप इफ़ या फॉर लूप से अपनी चीज़ों को कवर ना कर पाएँ, तो वहाँ पर जो है वो हम रिकर्जन को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रिकर्जन जो है वो काफ़ी एफिशिएंट होता है, ठीक है। और अगर हम कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भी रिकर्जन एफिशिएंट होता है, क्योंकि अगर इसमें एंड पॉइंट मौजूद है
तो ये अपने लिमिटेड डोमेन में जो है वो एफिशिएंटली वर्क करता है। अब हम आते हैं फंक्शन को। फंक्शन को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? फंक्शन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फंक्शन को हम उसके नेम के साथ कॉल कर सकते हैं, उसके एक्सप्रेशंस के बारे में देख सकते हैं, उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है वो देख सकते हैं, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट के तौर पर कोई डेटा स्ट्रक्चर हम पूरा दे सकते हैं, लाइक लिस्ट है, डिक्शनरी है। ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन कर सकते हैं, दैट इज नेस्टेड फंक्शन। तो हम देखते हैं कि फंक्शन ऑब्जेक्ट के तौर पर किस तरह से इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप देखें मेरे पास एक एग्जांपल है, फंक्शन ऑब्जेक्ट। फंक ऑब्जेक्ट की एक एग्जांपल ली है मैंने और मैंने इसको डिफाइन किया है एक फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है और मेरा जो फंक्शन एग्जीक्यूशन है वो जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। जब मैं इस पर आती हूँ प्रिंट टाइप फंक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर अगर आप नोट करें तो मैंने यहाँ पर एंड के दो स्मॉल पैरेंथेसिस जो हम फंक्शन के साथ लाजमी इस्तेमाल करते हैं वो मैंने नहीं दिया। जब भी इस तरह की कंडीशन हो जहाँ पर इस तरह का राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल ना किया जाए, दैट मीन्स कि जो फंक्शन है वो एज एन ऑब्जेक्ट पास कर दिया गया है। ठीक है, जब भी ये फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट पास किया जाएगा तो उसमें एग्जीक्यूशन फंक्शन की नहीं होगी। ठीक है, अब हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट होगी जनाब, एम में हम कर रहे हैं फंक्शन ऑब्जेक्ट को पास, यानी इस पूरे फंक्शन को हम एम बना दे रहे हैं और फिर अब हम प्रिंट कर रहे हैं। जब हम प्रिंट एम की बात करेंगे तो यहाँ से जो है वो एक्चुअली एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। जैसे ही यहाँ पर प्रिंट एम की बात आएगी तो एम चला जाएगा इस फंक्शन पर और फिर ये यहाँ से जो है वो एक्चुअली ले जाएगा हमारे इस फंक्शन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें टाइप पता चल गई कि जनाब ये फंक्शन की टाइप थी। उसके बाद हमारे पास ये आउटपुट आ गया जब हमने प्रिंट एम किया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एस इज फंक्शन ऑब्जेक्ट, फंक ऑब्जेक्ट कर रही हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो मेरा पैरेंथेसिस नहीं है डिफाइंड, दैट मीन्स इट इज असाइंड एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर मैं जब प्रिंट एस करूँगी तो मुझे ऑब्जेक्ट के तौर पर क्या आउटपुट मिलेगा, उसकी टाइप, उसका नेम और उसका मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये प्रिंट हो जाएगा। फिर जब मैं एस को प्रिंट करती हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा जनाब, फंक ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखें ये स्टेटमेंट जो है वो फंक ऑब्जेक्ट यानी ये वाली जो फंक्शन है इसको पूरा का पूरा रन करेगा और रन करने पर आपको क्या मिलेगा जनाब, ये मिलेगा। सही है, तो यहाँ तक की कहानी तो हमारे पास आउटपुट में मौजूद है। बट आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इफ के हम कुछ इस तरह से करें कि हम अपने प्रिंट के उसमें टाइप के साथ फंक्शन को एज अ फंक्शन रन कराएं तो क्या होगा? ठीक है, तो इसको हम इंशाल्लाह अपने आइडियली पर परफॉर्म करके देखेंगे। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। फंक्शन ऑब्जेक्ट की हमारे पास यहाँ पर एक दूसरी एग्जांपल है। यहाँ पर मैंने फंक ऑब्जेक्ट बनाया है, एक अदद फंक्शन, इसके अंदर प्रिंट किए गए स्टेटमेंट दिए। दूसरा मैंने एक फंक ए बनाया है, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट मौजूद है एक्स, प्रिंट करना है आपने एक्स को। यहाँ पर एक्स जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और एक्स के साथ अगर मैं ये करती हूँ तो यहाँ पर क्या होगा जनाब, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी किसकी जनाब, एक्स की। सही है, और फिर मैं कहती हूँ जनाब फंक ए है, फंक ए को मैं कॉल कर रही हूँ और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट में मैं क्या दे रही हूँ, आर्ग्यूमेंट में मैं ये दे रही हूँ फंक ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पर फंक ऑब्जेक्ट के साथ पैरेंथेसिस मौजूद नहीं है, राउंड ब्रैकेट्स नहीं है, दैट मीन्स कि ये एज एन ऑब्जेक्ट जाएगा। जब ये एज एन ऑब्जेक्ट जाएगा तो हमारे पास क्या होगा जनाब, सबसे पहले इसको एज एन ऑब्जेक्ट हम कंसिडर करेंगे और इसका ऑब्जेक्ट के तौर पर जो आउटपुट है यानी फंक्शन का नाम, फंक्शन की टाइप, फंक्शन का नाम और फंक्शन की मेमोरी, ये तीनों चीज़ें हमारे पास प्रिंट हो जाएंगी। सही है, फिर जब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपके पास एज एन ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया। अब फिर हम यहाँ पर आएंगे तो एज एन ऑब्जेक्ट की जगह अब ये एज अ फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। जब ये एज अ फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो फिर हम इस फंक्शन के अंदर जाएंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं। जो चीज़ इसके अंदर मौजूद है उसे हम रन करेंगे और एक आउटपुट दे देंगे। ठीक है, बिल्कुल ये वाली काम जिस तरह से हमने पिछले वाले उसमें ऑब्जेक्ट असाइन किया था और ऑब्जेक्ट को एक एलिमेंट में सेव किया था और उसके बाद उसको रन किया था एम में, बिल्कुल वही काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे शॉर्ट करना चाहें तो दो स्टेटमेंट की जगह एक सिंगल स्टेटमेंट ये वाली इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट विल बी मोर एफिशिएंट। एक और एग्जांपल देखते हैं।
यहाँ पर हम फंक्शन को ऑब्जेक्ट के साथ साथ हम फंक्शन को एज अ पैरामीटर भी इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पर फंक्शन अपना डिफाइन किया है, आप देखें फंक ऑब्जेक्ट है, आई हैव फंक सी, आई हैव अनदर फंक सी जो कि प्रिंट केस में स्टेट कर रही हूँ मैं, और यहाँ पर एक और फंक्शन है जिसके अंदर अगेन ये फंक्शन जो है वो कॉल हो रही है। ठीक है, तो होगा क्या, अगर मैं एग्जीक्यूशन की बात करूँ तो फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पर और फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पर। ओके गाइस, अब हम देखते हैं इस फंक्शन को कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये किस तरह से होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जनाब सबसे पहले मेरे पास प्रिंट की एक ये स्टेटमेंट है, ठीक है, और एक प्रिंट की हमारे पास ये स्टेटमेंट है। जब हम इस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये रिटर्न करेगा फंक ऑब्जेक्ट को और प्रिंट कर देगा इसे एज एन ऑब्जेक्ट। जब भी फंक्शन ऑब्जेक्ट के तौर पर प्रिंट होता है तो उसमें उसका टाइप, उसका नाम और उसकी मेमोरी जो है वो दिखती है हमें। और उसके बाद फिर हम आते हैं हमारे पास इसके रिटर्न के फंक्शन में, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होगा। कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये होगा फंक ऑब्जेक्ट होगा एग्जीक्यूट। तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इसके अंदर हमारे पास ये एक प्रिंट की स्टेटमेंट है, तो ये चीज़ यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे ही प्रिंट हो जाएगी। जब हम लास्ट इसके पास आते हैं तो इसमें जो है वो रिटर्न आएगी वैल्यू किसकी जनाब, फंक ऑब्जेक्ट की वैल्यू रिटर्न आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा जनाब, ये फंक्शन रन होगा और फंक ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट वाली चीज़ जो है वो रिटर्न आएगी। अब चूंकि ऑब्जेक्ट में कोई ख़ास चीज़ है नहीं, ऑब्जेक्ट की जो है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर प्रिंट में ले चुके हैं, तो रिटर्न में आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर ये नन रिटर्न करेगा आपको। ठीक है, हम आगे देखते हैं अपनी एक और एग्जाम्पल को। यहाँ पर मेरे पास एक फंक ऑब्जेक्ट है जो कि मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया है, इसमें एक प्रिंट की स्टेटमेंट दी है, एक मैंने लिस्ट बनाई है उसको प्रिंट किया है, और अगेन जो है वो लिस्ट में दोबारा से मैंने फंक्शन ऑब्जेक्ट का ही इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैंने इसको एज अ फंक्शन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, और फिर इसको मैं प्रिंट कर रही हूँ। तो आप देखिए इसमें होगा क्या, इनिशियली जब मेरे पास ये रन करेगा तो ये ए जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। फंक ऑब्जेक्ट में जब मैं जाऊँगी तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट की कहानी पूरी प्रिंट हो जाएगी, यानी इसकी टाइप, इसका नेम और इसकी मेमोरी लोकेशन। फिर मैं आती हूँ, फिर मैं प्रिंट कर दूँगी, ये हमारा जो है वो लिस्ट प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब मैं देखती हूँ जनाब दूसरा मेरे पास क्या है, लिस्ट है। ठीक है, इस लिस्ट में आती हूँ तो ये ए है और यहाँ पर फंक ऑब्जेक्ट है। अब ये फंक्शन जो है वो रन करेगा, ये फंक्शन रन करेगा तो ये वाली जो स्टेटमेंट है प्रिंट की, ये प्रिंट होगी। और फिर मुझे लास्ट में लिस्ट को प्रिंट करना है, तो जब मैं लिस्ट को प्रिंट करूँगी तो लिस्ट में चूँकि फंक्शन ऑब्जेक्ट जो है वो रन हो चुका और अब जो है वो कोई और वैल्यू नहीं है यहाँ पर रिटर्न करने को, तो रिटर्न में क्या आएगा, नन आएगा और ए जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम अपनी एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर जो है वो हम डिक्शनरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर डिफरेंट जो है वो मैट्रिसेस बनाए हैं, ऐड मैट्रिक्स है, सब्ट्रैक्ट मैट्रिक्स है। ठीक है, और सबको अलग अलग डेफिनेशन में जो है वो डिफाइन कर दिया है। और यहाँ पर ये है मेरी एक अदर डिक्शनरी। इस डिक्शनरी में जो है वो मैं क्या बना रही हूँ जनाब, मैं 4 की देती हूँ और 4 जो है वो उसके एलिमेंट्स देती हूँ जिसके साथ जो है वो वैल्यूज़ आएंगी। ये वैल्यूज़ की जगह जो है वो मैं इस फंक्शन को देती हूँ, और ये सारे फंक्शन जो हैं वो एक्चुअली मैं इसको फंक्शन के तौर पर नहीं दे रही, मैं इसको ऑब्जेक्ट के तौर पर दे रही हूँ। ठीक है, तो ये एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर रन करेंगे। फिर ये जो मेरा प्रिंट का स्टेटमेंट है ये हम लोग देख चुके हैं, ये है मेरा डॉक स्ट्रिंग जो कि मुझे कम्प्लीटली बता रहा है अपने इस फंक्शन के बारे में। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर करती हूँ एक यूज़र से इनपुट और फिर मेन्यू में चॉइस के साथ जो है वो इस मेन्यू के फंक्शन को रन करती हूँ। जब मैं इस मेन्यू के फंक्शन को रन करूँगी तो जो भी मेरे पास चॉइसेस होंगी वो लिस्ट में ऐड होती जाएंगी। ठीक है, इस फंक्शन को भी हम इंशाल्लाह अपने आइडियली पर परफॉर्म करके देखेंगे कि इसमें किस तरह से जो है ये वर्क कर रहा है, और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर तक नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फाइल्स का। नेक्स्ट लेक्चर तक जो है वो हम इंतज़ार करते हैं और फिर इसको आइडियली पर देखेंगे और फिर अपने फाइल्स की जो है वो सारी डिस्क्रिप्शन को देखेंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हो, आपको समझ आई हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।